नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम सियासी एजेंडा और मैं हूं आपके साथ प्रोषिता। और बात करने वाले आज राजस्थान की। राजस्थान में मंगलवार 8 जून से अनलॉक का दूसरा फेज शुरू हो रहा है। गृह विभाग ने अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक बाजार खोलने का समय बढ़ाकर शाम 4 बजे तक कर दिया गया है। लॉकडाउन में भी 12 घंटे की छूट दी गई थी। अब डेली कर्फ्यू का समय बढ़ाकर दोपहर 12 बजे की जगह शाम 5 बजे किया गया है। इसके साथ ही निजी वाहनों से सुबह 5 से शाम 5 बजे तक प्रदेश भर में आने जाने की छूट दी गई है। वीकेंड कर्फ्यू अब 2 दिन का ही होगा। सोमवार को बाजार खुलेंगे। अब सप्ताह में 4 दिन की जगह 5 दिन बाजार खुलेंगे। प्रदेश में 10 मई से बंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू होगा। नई गाइडलाइन में पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को चलाने और एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन की छूट के अलावा बाकी पुरानी पाबंदियां जारी रखी गई है। 10 जून से निजी और रोडवेज की बसें भी शुरू होंगी। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय कराते हैं। योगेंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, प्रदेश मीडिया प्रभारी आप राजस्थान से। वहीं हमारे साथ अशोक सिंह शेखावत जुड़े हुए हैं, भाजपा से पैनलिस्ट। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और जिस तरह से राजस्थान की बात कर रहे हैं हम, आज से अनलॉक का दूसरा फेज शुरू हो चुका है और कई जो पाबंदियां थी पहले उसको कम कर दिया गया है। कैसे देखते हैं? अशोक सिंह जी, आपसे लेना चाहूंगी सबसे पहले। देखो कि जिस प्रकार से कोरोना की लहर आई, उसके बाद में जिस प्रकार से मई और अप्रैल के महीने के अंदर, मई के तो लास्ट में थोड़ा ठीक रहा, अप्रैल के महीने में, अप्रैल के महीने के 15-16 तारीख के बाद में ज्यादा था। जिस प्रकार की अफरा तफरी रही, लोगों ने सहन किया, सब कुछ बात है, लेकिन अब थोड़ी स्थिति सही है। और जनता से हम यही आशा करेंगे कि जिस प्रकार से कोरोना के अंदर आप संयम से वैक्सीनेशन की जिस प्रकार से उपलब्धता हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आप वैक्सीनेशन करवाइए। उसके अलावा आप फेस मास्क भी रखिए और 2 गज की दूरी रखिए, और जरूरी हो तो बाहर निकले, बाहर नहीं निकले। लेकिन जिस प्रकार से आप राजस्थान के अंदर आप देखिए, जयपुर जैसे शहर में बताऊंगा आपको किस प्रकार से भीड़ आ रही है, उसको क्या तो स्वयं विवेक से कुछ जनता करे या सरकार तय करे। सरकार, मुझे लगता है कि तय करने के अंदर कई विफल रही है राजस्थान की सरकार। और राजस्थान की सरकार को आप शुरू से आप देखिए जी, चिल्लाना तो बात उनकी बहुत है, क्योंकि ट्विटर की राजनीति करते हैं, ट्विटर में रहते हैं। और मुख्यमंत्री जी आप देखिए, 1.5 साल हो गया वो बाहर नहीं निकले सीएमआर से, तो जनता त्राही त्रस्त कर रही है। और मंत्री हैं जो 12 मई के बाद में बाहर निकले, वो भी सलामी ली है। अब कुछ थोड़े बहुत मंत्री बाहर निकले। प्रशासनिक तो जो त्रुटि रही 2 महीने के अंदर, तो मुझे लगता है सारे अखबार ने दिखाया है, आपके मीडिया जगत ने दिखाया है, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखाया है। उसके बाद भी आप देखिए किस प्रकार से प्रशासनिक ढांचे के ऊपर पूरी सरकार रही, और कोई भी मंत्री कोई बाहर नहीं आया, सिर्फ बयानबाजी के। और बयानबाजी ऐसी करी कि आज देखिए, आज मृत्यु के आंकड़े छपाए जा रहे राजस्थान के अंदर। और मैं नहीं कह रहा, सभी अखबारों में आ रही है। ऑक्सीजन प्लांट के लिए इनके पैसा दिया, पीएसए के लिए 4 जगह प्लांट लगाना था राजस्थान के अंदर, प्लांट को स्थापित नहीं कर पाए। प्लांट को स्थापित इनको करना था। हमने कहा कि ऑडिट करा लीजिए ऑक्सीजन की, 5 जनों की कमेटी भी बनी है, उनकी एक मीटिंग हुई, उसके अलावा उसकी ऑडिट नहीं करवाई। जहां तक आप वेंटिलेटर देखिए, पीएम केयर से वेंटिलेटर दिए गए, जीवन रक्षक के लिए हो सकता था, लेकिन उनको भी इन्होंने बंद कर दिया। 29/4 और 1 आपके 15 अप्रैल 2021 के अंदर इन्होंने लेटर लिखा। बाकी इन्होंने इंस्टॉल नहीं किए, इंस्टॉल सिर्फ कागजों में किए। और जो तो इन्होंने खुद ने उत्तर दिया है अपने, इनके एक डॉक्यूमेंट्स है, उस डॉक्यूमेंट्स में कहा कि हमने इस तारीख को जिला अस्पतालों के अंदर इतने वेंटिलेटर स्थापित कर दिए, पीएम केयर से आए 750 में से 515 स्थापित कर दिए, और कुछ है जिसके अंदर टेक्निकल कमी है। इनका ये कारण 3 चीज बताए। 300 रुपए का एक सेंसर लगता था, वो भी ये लेके नहीं आए, सिर्फ राजनीति करना। जिस प्रकार से वैक्सीन पर आज राजनीति इन्होंने करी, पहले कहा कि फ्री वैक्सीनेशन करिए, हमें स्वायत्तता दीजिए। स्वायत्तता की बात आती तो स्वायत्तता के लिए इन्होंने कहा राज्य सरकार ने, और मुख्यमंत्री जी तो बार बार भी कहते हैं हमें स्वायत्तता दीजिए। स्वायत्तता इनको दी, स्वायत्तता ऐसी स्वायत्तता देनी चाहिए तो एक प्रशासन को सही मिले। आप, मैं कह रहा हूँ बीजेपी के हेल्पलाइन के अंदर हम लोगों को सहायता देने के लिए, मैं खुद उसका अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, लेकिन जो अफरा तफरी मची उसको आप देख नहीं सकते। 181 का इन्होंने कहा कि आप उस पर फोन कीजिए,
181 का आपने फोन किया, फोन करने के बाद में आप देखेंगे कि किस प्रकार से उनका रिप्लाई आता था। हम कहते थे साहब इसका दर्ज कर लीजिए, कर ली, फिर 3 घंटे बाद फोन से उनको बेड मिल गया क्या, फिर साहब नहीं मिला, फिर 5-6 घंटे बाद में आता था, फिर दूसरे दिन आता था। मतलब हमसे पूछते थे कि उनको बेड मिल गया तो उन्होंने कह दिया उसका निस्तारण हो गया। ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर सरकार ने व्यवस्था कर दी। चलिए जो जी नोडल अशोक जी अधिकारी आपके पास मैं आऊंगी, योगेंद्र जी से भी जान लेते हैं उनका क्या कुछ मत है इस अनलॉक को लेकर। योगेंद्र जी मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आपने बहुत सही समय पर आज ये सवाल उठाया है। जब आज राजस्थान में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, आपका आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, आप बताइए। तो जब ये अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है जी, और अनलॉक की यही प्रक्रिया अगर आपको ध्यान हो तो राजस्थान में जनवरी और फरवरी के अंदर भी शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद में क्या हाल हुआ ये आपको भी मालूम है। बिल्कुल। दरअसल समस्या देखिए, हम बहुत सारे आंकड़े भी गिनाते हैं, हम बहुत सारी बातें भी करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीमीटर की बात करते हैं, हम वेंटिलेटर की बात करते हैं, लेकिन हमें उस जड़ में जाना होगा कि आखिर ये होता क्यों है। आपने अनलॉक कर दिया, 1.5 महीने से लोग घरों में कैद हैं, व्यापार धंधे बंद है, तो अनलॉक करना हमारी मजबूरी है, हमें करना पड़ेगा। लेकिन अनलॉक करने के साथ हमने जो गाइडलाइंस दी है, क्या उन गाइडलाइंस को सही तरीके से फॉलो करने के लिए हमने कुछ सिस्टम बनाया? क्या हमारा शासन और तंत्र इसके लिए है? अगर आप राजस्थान की बात कर रही हैं तो राजस्थान इस मामले में थोड़ा सा दुर्भाग्यशाली है, और दुर्भाग्यशाली इसलिए है क्योंकि राजस्थान में जो शासन कर रही है कांग्रेस, वो शासन तो कर रही है लेकिन उसका ध्यान शासन में कम है, शासन को बचाने में ज्यादा है। तो बचाने में ज्यादा इसलिए कि कांग्रेस में इस समय एक कांग्रेस नहीं है, ट्विन कांग्रेस है। तो एक जो कांग्रेस है वो शासन कर रही है, वो सोचती है कि हम शासन को कैसे बचाएं, और जो दूसरी कांग्रेस वो सोचती है कि शासन अपने हाथ में कैसे लें और हम शासन में भागीदारी कैसे करें। तो जब दोनों कांग्रेस इस तरीके से काम करती है तो अनलॉक को खोलती जरूर है, लेकिन उनका ध्यान जनता को सुविधा देने में, जनता को समझाने में, उसको फॉलो करने में नहीं होता। और इसका नतीजा क्या होता है कि नियम कायदे कानून सब टूट जाते हैं, शासन कमजोर है, हमारे वहां पर कानून व्यवस्था कुछ नहीं है और किसी तरह की कोई देखने वाला नहीं है। तो अगर आप अनलॉक करेंगे और आप अपने शासन को दुरुस्त नहीं करेंगे तो यकीन मान के चलिएगा कि इस तरह की अप्रिय स्थिति वापस हो सकती है। मैं अब दूसरी पार्टी की बात करना चाहूंगा, भाजपा की, जो वहां प्रमुख पार्टी जो विपक्षी दल है। दरअसल विपक्षी दल का कार्य होता है कि वो शासक दल जब जब गलतियां करे तो विपक्षी दल उसको कटघरे में खड़ा करे और ये बताए कि आप क्या गलती कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान में स्थिति विपरीत है, शासक दल शासन को बचाने में व्यस्त है, तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो बजाय जनता की बात करने के इसमें व्यस्त है कि यहां कब फूट होगी और कब चातक पक्षी की तरह वो मुंह खोल करके बैठे हैं ऊपर, कब शासन रूपी लड्डू उनके मुंह में गिरेगा और वो शासन में आएंगे। तो ना तो विपक्ष अपना काम कर रहा है, ना पक्ष अपना काम कर रहा है, और ऐसे में आप नियम कायदे कानून बनाते हैं, उनको छोड़ देते हैं और जनता को अपने हाल पे छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि आपको अनलॉक करने के साथ पहले अपनी दोनों ही, क्योंकि ये महामारी का समय है, आपको मनोवृत्ति बदलनी पड़ेगी। जनता को रिलीफ देने के लिए जिस तरीके से अनलॉक किया गया है उसको उसी रूप में, क्योंकि हम जनता को सोचे कि भाई हमारी जो पब्लिक है वो अपने आप फॉलो करेगी रूल को, अपने आप मान जाएगी, तो हम इतने समझदार नहीं है, हम में से बहुत लोग इतने समझदार नहीं है। हमको उनको फॉलो करने के लिए सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, जिसके लिए राजस्थान के शासन और राजस्थान का शासक इस वक्त पूरी तरह विफल है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने विपक्ष को लेकर जो बात कही है उसका जवाब हम ले लेते हैं अशोक जी से। हाँ, जिस प्रकार की गुप्ता जी बात करी, क्योंकि हम तो विपक्ष में और विपक्ष के जिस प्रकार से आप वो चुनाव नहीं कर पाती है तो है, लेकिन विपक्ष में विपक्ष का हमने धर्म निभाया कि इस मामले में हम सड़कों पर आ नहीं सकते, सबको पता है। लेकिन उसके बाद में भी हमने जैसे राज्यपाल को ज्ञापन देना, एसडीएम को ज्ञापन देना, जिला हेडक्वार्टर को ज्ञापन देना, चाहे 5-5, 10-10 के अंदर हमारे कोविड की पालना करके हमने उसका हर जो चीज हुई थी अपराध से संबंधित, चाहे जो आंकड़े राजस्थान के अंदर कोविड काल के अंदर है, आपके अप्रैल में आप बताऊं अपराध के अंदर आप आंकड़े देखेंगे तो हत्या के मामले के अंदर 29% की बढ़ती हुई है राजस्थान के अंदर। उसके बारे के अंदर सरकार कुछ नहीं कर रही है यहाँ। और जहां तक गुप्ता जी ने कहा कि बीजेपी के लिए कहा कि साहब इसके लिए कुछ भी नहीं, मैं राजनीति का आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा,
लेकिन फिर भी मैं दिल्ली की बात बताऊंगा आपको। दिल्ली में आप देखिए जिस प्रकार से 900 करोड़ के रुपए एडवर्टाइजमेंट बात कर रहे हैं। राजस्थान में आपके 25 MP हैं, क्या किया आपने? अरे भाई ठीक है, आपकी मजबूरी है कि केंद्र सरकार से आप बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आप वहां पर बोल नहीं सकते, आपको कुछ सुनता नहीं है। लेकिन राजस्थान में किया क्या आपने? 25 MP ने एक भी ऐसा कार्य नहीं किया। योगेंद्र जी, आपने अपनी बात पूरी की, अशोक जी को भी अपनी बात पूरी करने का समय दिया जाना चाहिए। और राजस्थान पर अगर हम केंद्रित रहेंगे तो ठीक है, अगर विषय को देखिए भारतीय जनता पार्टी के पहले। योगेंद्र जी, आपने अपनी बात पूरी की और विपक्ष को लेकर सवाल रखा, तो विपक्ष की बात भी सुननी चाहिए। राजस्थान का डिस्कशन कर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप देख लीजिए कि आप आदमी पार्टी, यही तो फितरत है, मतलब घुमाना फिराना और बात करना, ये तो केजरीवाल जी की फितरत है। तो कितने मासूम चेहरा लेके आ जाते हैं, और मासूम चेहरे में क्या करते हैं, 900 करोड़ यदि आपने 7 साल के अंदर एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिया, और 7 साल के अंदर ITI के अंदर ये आया कि इन्होंने एक भी ऐसा अस्पताल स्थापित नहीं किया जो आपके इस कोविड काल में काम में आता, तो आपका शर्माना। और दूसरी मतलब जहां तक मृत्यु जो कोरोना काल में अप्रैल मई में हुई है, रिकॉर्ड शिकायत जो बता रहे हैं दिल्ली के 9,800 के लगभग 9,916, और हुई कितनी है आप देखेंगे 34,750 मृत्यु प्रमाण पत्र दिल्ली में बने हैं 2 महीने में। चलिए ठीक है ना, दिल्ली की बात की जा रही है तो भाजपा शासित प्रदेशों में भी तो समस्याएं सामने आई है और सभी ने देखा है। मासूम चेहरा तो देखिए ऐसा है, जो केजरीवाल जी का मासूम चेहरा इसलिए है क्योंकि वो मासूम है, हमेशा चेहरे पे दरिंदगी। योगेंद्र जी, अशोक जी, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं और राजस्थान में अनलॉक को लेकर बात कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मुद्दे पर ही हमें चर्चा करनी चाहिए। एक बात, दूसरी बात मुझे लगता है कि विज्ञापन के बाद उठा रहे हैं, एक तो आवाज मेरे पास कम आ रही है आप लोगों की, और मुद्दे की मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपसे यही कह रहा हूँ जी योगेंद्र जी, अशोक जी, आप दोनों से मेरा निवेदन है कि आप दोनों को समय दिया जा रहा है, आप एक एक करके अपनी बात रखिए। मैं मेरी बात करूंगा, लेकिन उनको आप कहिए कि निवेदन है कि आराम से बैठे, तसल्ली करें, थोड़ा सा सुने, धैर्यपूर्वक सुने, ठीक है, कोई बात नहीं। जहां तक आप मैंने कहा मृत्यु दर 21,000 मृत्यु यदि दिल्ली के अंदर आपके कोरोना के आंकड़े से अधिक आ रही है, और पूरे भारतवर्ष के अंदर देखो फिर बोलने लगे, फिर बोलने लगे, फिर बोलने लगे। जी बिल्कुल, आप दोनों से ही मेरा निवेदन है कि हम राजस्थान पे ही चर्चा करते हैं, राजस्थान के शासन पे ही चर्चा करते हैं, और राजस्थान में जो स्थितियां बनी हैं और उसमें आगे कैसे सुधार हो सकता है उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि समस्या तो हर प्रदेश में इस लॉकडाउन और इस कोरोना काल के दौरान हमने देखी है। राजस्थान से बात करिए, बात करेंगे राजस्थान में यार, ठीक है। एक मैं थोड़ा सा और बता दूं कि जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर मौत के आंकड़े छुपाए थे, हकीकत के अंदर जी जिसको क्लेम लेना था वो बेचारा क्लेम कैसे लेगा, और मृत्यु के कारण क्या बताते हैं, हार्ट अटैक और कोई बीमारी, उसको क्लेम कैसे मिलेगा। और चिरंजीवी योजना राजस्थान की थी, इन्होंने ढिंडोरा पिटा कर राजस्थान गवर्नमेंट ने सब चिरंजीवी योजना है। चिरंजीवी योजना के अंदर किस प्रकार की आंकड़े लेकर आए, छोटे छोटे सब उनको क्लेम दे दिया। कोरोना काल के अंदर एक भी किसी को क्लेम मिला कोरोना का, तो ये बता दीजिए कांग्रेस से। आज कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं है तो उत्तर वो नहीं दे सकते, लेकिन हमारे पास जो आंकड़े हैं, लोगों का दर्द दुख आया, उसमें ये साबित है कि उन्होंने चिरंजीवी योजना को सिर्फ 7 दिन चलाया। और जो आयुष्मान जो योजना थी उसके तो NFSF वाले आ गए, अंत्योदय वाले भी आ गए, BPL कैटेगरी के भी आ गए, स्टेट से सेंट्रल BPL के वो आगे उसमें सम्मिलित हो गए, उनको उसमें मिल रहा है। लेकिन चिरंजीवी योजना धरातल के अंदर राजस्थान के अंदर आज भी नहीं आ पाई। और उसके अलावा आप देखिए, आपने खाद्यान्न के अंदर राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ दिया क्या, कुछ भी नहीं दिया खाद्यान्न के अंदर। मोदी जी ने आप देखिए मई जून से लेकर के आप नवंबर तक कहा कि 80 करोड़ जो जनता है देश की, उसके लिए हम 5 किलो अनाज की व्यवस्था करें, और जो NFSS से जो मिलता था उसके अलावा 5 किलो देंगे तो एक परिवार को, एक व्यक्ति को 10 किलो अनाज मिलेगा। ऐसी अभूतपूर्व योजना। NCR जो फंड था 8,800 करोड़ रुपए थे, 4,500 के लगभग स्टेट गवर्नमेंट को दिया, उससे राजस्थान का भी हिस्सा आता है। ये कह रहे हैं कि सब हम ऑक्सीजन प्लांट बना रहे हैं राजस्थान के अंदर। इन्होंने खुद ने, स्टेट गवर्नमेंट ने जनवरी के लगभग
अपने लोकल बॉडीज के थ्रू इनको ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने थे, लेकिन स्थापित नहीं किए। और 4 जो पीएसए के थ्रू, पीएम केयर फंड के थ्रू आए थे पीएसए बनाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट, उसको चारों को आपने आधारभूत जो ढांचा होता है उसको भी टेंडर में नहीं किया। और उसको भी हमने कहा कि आप ऑडिट कराइए, ऑडिट नहीं कराए। वेंटिलेटर की हम बात करूं आपको कांग्रेस से, तो वेंटिलेटर में क्या हुआ? अशोक जी बिल्कुल आप कमियां गिना रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे सवाल है, 2.5 साल पहले आप शासन में थे, आज आप ये कह रहे हैं कि वहां पर वेंटिलेटर की कमी है, आज आप ये कहते हैं कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं था। मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि आपने सुविधा की राजनीति ये की कि आप सीधा कांग्रेस एलिगेशन कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता तो है नहीं, तो किसी बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 2.5 वर्ष पहले शासन में थे, तो आज 2.5 वर्ष तक आप शासन में, तो राजस्थान का तो दुर्भाग्य ये है कि 5 वर्ष आप रहते हैं, 5 वर्ष वो आ जाते हैं, ना आप काम करेंगे ना वो काम करेंगे। क्योंकि आपने मान लिया कि हमें 5 साल बाद आना, काम क्यों करना, और वो मान लेते हैं कि हमें 5 साल बाद जाना, काम क्यों करना। तो आप दोनों ने अपना बात कर लिया और इस सबके अंदर राजस्थान की जनता पिस रही है। मेरा सवाल आपसे इतना सा है कि आज अगर ऑक्सीजन की कमी से हमारे यहाँ पर मौतें हुई, आज अगर वेंटिलेटर की कमी से राजस्थान में मौतें हुई, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उसकी दोषी नहीं है? आपने अपने शासन के अंदर, आपने आधे टाइम तो आपने शासन किया राजस्थान में, तो आपने अब तक ऑक्सीजन के व्यवस्था हॉस्पिटल में क्यों नहीं की? आपने कितनी की? आप दोष बन रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे हमने क्या किया ना दोष हमारा। योगेंद्र जी सवाल पूछ लिया, आप जवाब भी सुन लीजिए। देखो जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की व्यवस्था आपने पहले क्यों नहीं करी, वेंटिलेटर की पहले, उस प्रकार की पेंडेमिक की जो बीमारी आई, कोरोना काल जो आया, महामारी जो आई, वो कब आई? 2020 में आई ना। 2018 में बीजेपी गवर्नमेंट जिससे मुझे चल गई थी, उससे पहले इतना नहीं था। आज जो वेंटिलेटर पड़े हैं, आज जो बता रहा हूँ आपको, वो क्या काम में आ रहे हैं? क्या नहीं काम में आ रहे? आज भी यहाँ वो समय की आवश्यकता थी। आप इसलिए गलत कह रहे हैं कि 2020 में बीमारी आई। अरे भाई, तो क्या जब हम प्यास लगे कि तब कुआं खोदेंगे? ये तो एक सतत तो दिल्ली में क्या खोदा आपने? आपने दिल्ली में खोदा है कुआं? क्या दिल्ली में खोदा आपने कुआं? अपने वर्षों में शासन में है तो आपको क्या करना चाहिए था ना। दिल्ली में कुआं खोदा क्या? मैं बता रहा हूँ 7 साल में एक ही हॉस्पिटल आपने बनाया, तो मुझे बता दीजिए। तो बात ही नहीं हो रही है। दिल्ली में हॉस्पिटल बनाया क्या आपने? अशोक जी दिल्ली की बात ही नहीं हो रही है, हम तो राजस्थान की बात कर रहे हैं और राजस्थान शासन की बात करेंगे और राजस्थान में क्या व्यवस्था है और क्या नहीं है उसकी बात करते हैं। 4 स्थलों का उद्घाटन कर दिए डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। आप थोड़ा सा अध्ययन करके आइए, नहीं आप अध्ययन करके आइए, आप डिबेट आप करेंगे। हमारा विरोध कितना सा है कि आप इसी आंकड़ों की बात करेंगे तो मैं आंकड़ों को तो दूंगा। मुझे कांग्रेस नहीं से आपसे बात करनी पड़ेगी पूरी। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कांग्रेस होती तो कैटेगरी में पहले नंबर पर वो खड़ी होती। अब चूंकि आप मुख्य विपक्षी दल है तो डेफिनेटली आपके भी कुछ जवाब बनता है। हमारा से विरोध इतना है कि जब ये पैंडेमिक आया, इतना बड़ा जब ये आया, तो आपको मुख्य विपक्षी दल होने के नाते, 25 सांसद राजस्थान से होने के नाते आपका दायित्व क्या था? आपका दायित्व चलिए ठीक है योगेंद्र जी, जिम्मेदारी तो इस स्थिति में सभी की बनती है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर इस स्थिति से बाहर नहीं निकला जा सकता और हम ये देख चुके हैं इन 2 सालों में कि अगर हम साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो हम इस पर जीत नहीं पा सकते। हमारे पास समय की कमी है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजस्थान में अनलॉक की प्रक्रिया पर हम बात कर रहे थे, खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ था और इस पर चर्चा की। और अनलॉक अब धीरे धीरे पूरे देश में हो रहा है और कोरोना पर हम धीरे धीरे काबू पा रहे हैं, लेकिन मास्क लगाना अपना भूले, सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ध्यान रखें और बार बार सैनिटाइज करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।